अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। जैसे कि बहुत सी चीज़ें तो ख़ैर आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम आज की इस पहली खबर की तरफ चलते हैं और हम आपको ये बताते चलें, जैसे आप जानते ही हैं कि पीआईए को जो है प्राइवेटाइज़ कराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पीआईए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, यानी कि पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है, उसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कई लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 8 जो कंपनीज़ आई थी, उनमें से 7 तो 9 तो 11 हो गए, दौड़ गए थे। और जो 1 बचे थे, उन्होंने कोई ख़ास उसकी सही कीमत नहीं लगाई, जो कि 85 बिलियन रुपीज़ बताई जा रही है, मगर वो 10 बिलियन पे ही लेने के लिए तैयार थे। लेकिन ख़ैर अब कहा ये जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की बेटी यानी कि पंजाब की सीएम जो है आजकल, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ, उन्होंने अपने फादर नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पीआईए को खरीद लें और उसका नाम एयर पंजाब रख दिया जाए। जी आप समझिए कि हर जगह पे पंजाबी पंजाबी दिखेंगे, इसका तो मतलब है हमें, यानी कि पहले तो हमारी फौज को कहा जाता है कि जी वहां पे पंजाबी फौज कहते हैं हमारे बहुत से इंडियन दोस्त और इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन फौज के लोग और इंडियन दोस्त जो मीडिया में है, सब जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको पंजाबी फौज कहना शुरू कर रखा है, तो अब पंजाबी एयरलाइन भी चला करेगी। यानी कि नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज का कहना ये है कि वो उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने खुद भी ये खबर दी है कि मरियम नवाज चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एयरलाइन खरीद लें और यानी कि पीआईए को वो खरीद लें और उसके बाद उसका नाम जो है वो पंजाब एयर रखने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। अजीब सी बात है, क्यों पंजाब, सिंध या केपीके या कोई भी नाम क्यों हो, एयरलाइन का नाम पाकिस्तान से ही होना चाहिए और पाकिस्तान ही होना चाहिए, जैसे कि पहले था पीआईए। तो अब जो है नाम बदल के पंजाब करने की कोई अजीब सी बात लग रही है, लेकिन खैर बहरहाल क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई सामने आ ही नहीं रहा है जो इस एयरलाइन को लेने के लिए तैयार हो। पहले तो हमें बहुत से चूरन खिलाए गए थे और कहा यह गया था कि जी सऊदी अरब ले लेगा, फिर कहा जी यूएई ले लेगा, फिर कहा जी कतर ले लेगा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि सबने टाटा बाय बाय कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि मरियम नवाज चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस एयरलाइन को खरीद लें। अब देखते हैं कि जी वो लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि मरियम नवाज जो पहले ये कहा करती थी कि जी उनके पास जो है वो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई घर अपना नहीं है और वो बहुत गरीब सी या कह लीजिए कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का अपने आप को बताती थी कि जी उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके अब्बा जी के पास इतना पैसा है कि वो पूरी की पूरी एयरलाइन खरीदने के लिए तैयार है। बहरहाल देखते हैं कि वो आगे कहाँ तक बढ़ते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है, इसलिए वो अपने इस स्टेटमेंट से हट नहीं सकते। अब वो ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं है, हम एयरलाइन कैसे खरीद लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अब नवाज़ शरीफ साहब का अपना स्टेटमेंट भी आ गया है और उनका कहना भी यही है कि उनकी बेटी मरियम नवाज़ चाहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं जी हाँ, वो एयरलाइन खरीद लें। लेकिन ख़ैर देखते हैं कि वो लेते हैं या नहीं। बात हम करेंगे थोड़ी-सी भारत की। जी हाँ, अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करेंगे। नहीं, इस बार हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बार हम बात करेंगे हमारे आपके सभी के फेवरेट आर्टिस्ट, जी हाँ, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी की। जी हाँ, मिथुन दा आई एम अ डिस्को डांसर, जी हाँ, वो वाले। तो जी मिथुन साहब जो हैं वो भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हैं। उनकी मूवीज़ यहाँ भी बहुत देखी जाती थी और अभी भी देखी जाती हैं जब कभी भी आते हैं। लेकिन ख़ैर लास्ट मैंने उनकी जो देखी थी वो थी ओह माय गॉड और उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। लेकिन यहाँ पे हम बात कुछ अलग कर रहे हैं। मिथुन जी जो हैं वो बीजेपी के मेंबर भी हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने एक जगह पर कोई पॉलिटिकल रैली या इवेंट था वहां पर बात की और उसके बाद उनकी जो बात थी, उनकी कहे हुए जो वर्ड्स थे वो एकदम वायरल कर दी गई और हर तरह से ये बताया गया कि मिथुन चक्रवर्ती जी ने ये कहा है कि वो मुसलमानों को जो है काट कर नदी में फेंक देंगे। ठीक है, ये चीज जो है ये पाकिस्तान से ही नहीं, पाकिस्तान वाले तो बहुत बाद में शुरू हुए, उससे बहुत पहले भारत के जो मुस्लिम्स हैं, कई मुस्लिम आईडीज जो वेल नोन किस्म के लोग भी हैं और ट्विटर पे और हर जगह एक्टिव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी मिथुन चक्रवर्ती ने हेट स्पीच की है। लेकिन
ये हेट स्पीच उन्होंने क्यों की है या ये वर्ड्स उन्होंने क्यों बोले हैं, ये बताने की ज़हमत किसी ने नहीं की। यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि इस वीडियो क्लिप जो हम आपको दिखा नहीं सकते, कि हो सकता है कोई कॉपीराइट वगैरह का इश्यू ना हो जाए, या आप सोशल मीडिया पे जाएँगे तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है वहाँ पर। वहाँ पर अगर आप जाके पूरी बात सुनेंगे मिथुन जी की, तो वो ये कह रहे हैं कि जी, जो हमें ये कह रहे हैं कि जी हम बंगाल में, यानी जो भारत के अंदर बंगाल है, वहाँ पर हम जो 70% हैं और हिंदू जो हैं वो 30% है। तो हम 70% लोग जो हैं उन 30% लोगों को काट कर नदी में फेंक देंगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा, तो उसके जवाब में मिथुन जी ने ये कहा कि जी ऐसा करोगे तो हम भी काट के नदी में फेंक देंगे, मतलब जैसे को तैसा। अब जिसने पहले बात की, उनका नाम जो बताया जा रहा है, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर कोई टीएमसी के कोई मेंबर है। टीएमसी कोई, मेरे ख्याल कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ है। ये हमारे इंडियन जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या दोस्त हैं, वो हमें ज्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और या उसका विंग है। और वहां पे जी ये जो है, इनका नाम है हुमायूं कबीर। उन्होंने पहले ये बात की कि जी हम जो 70% है मुस्लिम वहां पे बंगाल में, या यानी जो इंडिया में जो बंगाल है वहां पे, और हम उसमें 30% हिंदू जो है उनको काट के नदी में फेंक देंगे। अब जाहिर है ऐसी बात कोई भी सुनेगा उसको बुरा लगेगा, और अगर वो जवाब देगा तो वो कुछ इसी तरीके का रिप्लाई होगा जैसा मिथुन जी ने दिया कि जी आप हमें काट के क्या डालोगे, हम भी आपको काट के डाल देंगे नदी में। तो उन्होंने यही बात जो है मिथुन दा ने अपनी जो स्पीच थी अपने इवेंट में जो वो बात कर रहे थे वहां पर की। अब इस बात को लेकर, हालांकि वो पहला क्लिप जो, या पहली बात जो है, वो भी उसके साथ ही सुन सकते हैं आप, अगर कोई सुनना चाहे। अब अगर कोई कानों में उंगलियां देके बैठ जाए और वो कहे कि नहीं, मैंने पहले जो बात थी वो तो सुननी ही नहीं है, और सिर्फ वही अपनी मर्जी की बात सुननी है, जो मिथुंदा कह रहे हैं कि जी हम मुस्लिम्स को हिट करेंगे, हम मुस्लिम्स को काट के डाल देंगे, वो सुना है। और बाकी जो पहले उन्होंने बताया कि पहले धमकी कहाँ से आई और वो किस चीज के लिए ये जवाब दे रहे हैं, वो अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो वो नहीं सुनेगा। पाकिस्तान से भी कई आईडीज उठी और कई लोगों ने कहा कि देखें जी कैसी हेट स्पीच कर रहे हैं, देखें जी मुसलमानों का क्या हाल है। लेकिन पाकिस्तान की बात और है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो तो जाहिर ऐसी किस्म की बात करेंगे, ऐसी किस्म की बात शायद हमें समझ में आएगी। लेकिन जो हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो में फर्स्ट जो उन्होंने चीज बताई है मिथुंदा ने, वो यही बताई है कि उनको पहले धमकी मिली है। जो लोग रहते हैं, मतलब जो 30% हिंदूज हैं उस एरिया में, उनको पहले मुस्लिम्स की तरफ से ये थ्रेट आया है। उसके बाद उन्होंने जवाब में कहा है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन नहीं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, और जिसमें मैंने कहा कि कई प्रोमिनेंट किस्म के लोग भी हैं, जो मुझे नहीं पता कि वो जर्नलिस्ट तो बहरहाल नहीं है, वो आर्टिस्ट हैं या वो फिल्म एक्टर हैं या वो कॉमेडियन है या वो सिर्फ सोशल कहना चाहिए वेबसाइट्स के ऊपर ही एक्टिव हैं, कौन लोग हैं। मगर खैर उनके काफी ज्यादा फॉलोवर्स भी हैं, और वो इस किस्म की न्यूज लगा रहे हैं कि जी मिथुन दा ने देखिए जी हेट स्पीच कर दी। तो भाई आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़े से अपने कान साफ कीजिए और एक बार और वीडियो को देख लीजिए। किसी भी तरह की कोई वीडियो हो, कोई स्टेटमेंट हो या कोई बात हो, उसको अगर आप सुनकर और अपना कोई ओपिनियन बना रहे, तो मेरा ख्याल है आपको उसको 2 से 3 बार सुन लेना चाहिए। हो सकता है आपसे कोई चीज मिस हो गई हो सकता है आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, या हो सकता है कोई चीज आपके सर के ऊपर से चली गई हो। तो बहरहाल ये चीज हुई है। और उसके बाद मिथुन, जिनका एक बहुत अच्छा नाम है, या कह लीजिए जिनको बहुत एक लोग पसंद करते हैं, एज एक्टर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कैरियर का हमें इतना नहीं पता, लेकिन एज एन एक्टर हमारे यहाँ उनको बहुत पसंद किया जाता है। एकदम से उनके खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट्स चलनी शुरू हो गई हैं। उनके खिलाफ जो है लोगों ने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया। मगर हैरत की बात यह है कि जो बात लोगों ने सुनी, जो बात लोगों को समझ में आई कि जी उन्होंने हेट स्पीच की है या उन्होंने मुस्लिम्स को कुछ कहा है, उस बात से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स पहले, कुछ मिनट पहले भी नहीं, कुछ सेकंड्स पहले उन्होंने जो पहली बात की कि जी हमें ऐसे धमकियां दी जा रही हैं कि तुम लोग जो है वो 30% हो और हम 70% है और हम काट के नदी में डाल देंगे, तो वो चीज किसी ने नहीं सुनी, या पता नहीं सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और अपनी मर्जी से उनके बारे में ये बात करनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया, जो कि आप उस क्लिप में बहुत इजीली समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें। मगर बहरहाल अफसोस होता है मुझे इस तरह की
चीजें देख कर के, जिसकी वजह से लोग जो है किसी के बारे में भी कोई गलत किस्म की ओपिनियन बना लेते हैं और बात करनी शुरू कर देते हैं, और वो भी ऐसे लोग जिनको लोग सुनते हैं देखते हैं, वो भी अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो इस किस्म की गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जबकि सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने आके बता दिया तो आप कहते हैं कि हाँ हो सकता है उसने कुछ कहा हो, लेकिन एक चीज जिसकी बकायदा वीडियो मौजूद हो और जिसमें वीडियो में बात की गई हो, यानी जिसको अगर टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या किसी इवेंट में कैमरास के सामने खड़े होकर बोला गया हो, वो बात से आप मुकर नहीं सकते। तो वो चीज होने के बावजूद भी जो है लोग एक तरह से गलत इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मिथुन जी के बारे में गलत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनको जो है वो, मैं ये नहीं कह रही कि उनको कोई बहुत ही मुसलमानों से प्यार होगा जहाँ जाके उनको गले मिलते होंगे और उनको मिठाइयाँ खिलाते होंगे, लेकिन बहरहाल हेट स्पीच मुझे उनकी कहीं से नहीं लगी। मुझे सिर्फ यही लगा कि उन्होंने जो सुना, यानी जो वहां के मुस्लिम लीडर ने जो बात की और उसके जवाब में मिथुन दा ने ये रिप्लाई दिया था, यानी कि जो हुमायूं कबीर साहब जो है कोई, उन्होंने जो अपनी बात की थी और उन्होंने जो धमकी दी थी हिंदू कम्युनिटी को भारत में रहते हुए, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की बात होती तो हम कहते हैं हाँ जी माइनॉरिटी को डरा रहे धमका रहे, लेकिन ये वो डरे हुए मुसलमान है जो हमें बताया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी भारत का मुसलमान तो बहुत डरा हुआ है, मोदी जी ने तो बहुत डरा के रखा हुआ है, या बाकी लोगों ने जो भी पार्टीज है वहां की उन्होंने तो बड़ा दबा के रखा हुआ है जी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। ये कौन सा जुल्म हो रहा है जिसमें एक मुसलमान लीडर उठकर और कह देता है कि जी हम तो 70% है इस एरिया में और हम तो 30% को काट के नदी में फेंक देंगे, ये डरा हुआ मुसलमान है, इसको डरा हुआ कहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन सा डर खौफ है जिसमें बढ़ बढ़ के आप इस किस्म की धमकियां लगाते हैं, और उसके बाद अगर कोई पलट के कुछ कह दे तो जी बड़ा फौरन ही उसके बाद जो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। ओ जी मुसलमानों को डराया जा रहा है, ओ जी हेट स्पीच हो रही है, ओ जी भारत ने तो ये कर दिया, ओ जी भारत के हिंदुओं ने तो वो कर दिया, लेकिन अपनी बात नहीं देखते। लेकिन खैर मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग एक जैसे, डेफिनेटली कुछ लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन बात सारी ये कि वो जो कुछ अच्छे हैं ना वो बेचारे भी इन जैसों की वजह से ख्वार होते हैं और उनको भी गलती समझा जाता है। लेकिन बाहर यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से जो हमारे फॉलोअर्स हैं या जो हमारी बात थोड़ी बहुत सुनते हैं, उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अगर आपको कोई गलत बात आपके दिमाग में आई हो मिथिदा की ये स्पीच सुन के, तो डेफिनेटली उसको दोबारा सुनिए और अच्छे से सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि वो किसी को रिप्लाई कर रहे हैं और डेफिनेटली वो हुमायूं कबीर को रिप्लाई कर रहे हैं। और पहली बात हुमायूं कबीर ने की थी, तो सबसे पहले जाके शर्म जो है वो हुमायूं कबीर को दिलाइए। अगर उनको शर्म आ जाए तो उसके बाद मिथिदा की तरफ जाइए और उनसे कहिए कि जी आपको भी इनके जवाब में या इनकी बात के जवाब में उसी लेवल पे जाके बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर होता यही है कि नॉर्मली लोग उसी लेवल पे जाके बात करते हैं, इसलिए कि वो जो कहते हैं ना, जिसको जो जबान समझ में आती है उससे उसी जबान में बात करनी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि पहली गलती जो है वो हुमायूं कबीर की थी, जिन्होंने धमकी दी, जिन्होंने थ्रेट किया, जिन्होंने कहा कि हिंदुओं को काट के नदी में डाल देंगे, तो इसी वजह से उनको उसी जबान में मिथुन दा ने जवाब दिया, जो कि एक तरह से बहुत परफेक्ट है। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी इमेज जो है वो एक बहुत ही जो कहना चाहिए कि नाचते गाते और मुस्कुराते हुए हीरो की है, तो इस वजह से शायद लोगों को ये बात जो थी वो हजम नहीं हुई। बहरहाल हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और आई होप कि इस तरह की चीजों को हमारे फॉलोअर्स या हमारे कह लीजिए हमारे लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहते हैं वो एक बार डबल चेक जरूर करेंगे उससे पहले कि मिथुन दा के पीछे सारे के सारे झाड़ू चप्पल लेके पड़ गए और ये नहीं सोचा कि वो इतने डिसेंट बंदे इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। और हुमायूं कबीर का तो किसी ने जिक्र तक नहीं किया, यहाँ तक हिंदुस्तान से भी जो ये क्लिप शेयर किया जा रहा है और उसके ऊपर लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कई फिल्म के लोग भी कमेंट कर रहे हैं, बॉलीवुड के या इंडियन मूवीज के लोग जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कई हैं, वो भी लिख रहे हैं कि जी मिथुन दा ने तो बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल अब रिस्पेक्ट छोड़ दी है इनकी। क्यों क्यों रिस्पेक्ट छोड़ दी आपने? आपने पूरा क्लिप नहीं देखा, आप सिर्फ आधे क्लिप को देख कर, या जैसे मैंने कहा कि कुछ सेकंड्स पहले जो बात उन्होंने की वो नहीं सुनी और कुछ सेकंड बाद वाली बात सुनी, और उसके बाद अपनी बातें जो है वो रखकर और अपनी मर्जी से उनको कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल ऐसे लोगों को डेफिनेटली शर्म आनी चाहिए, मगर मुझे लगता नहीं कि आएगी, इसलिए कि हमारे लोगों में अगर किसी चीज की कमी है तो शायद शर्म की ही है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये भी बता दें कि जी पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन वाले जो हैं
उनका कहना ये है कि जी हमने इंटरनेट ठीक कर दिया जी, अब कोई फर्क नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट डाउन नहीं है। लेकिन ये उनका क्लेम है, एक दो दिन में पता चलेगा, लोग बताएंगे कि उनका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो ये क्लेम जो है वो पीटीए की तरफ से आ गया है। अब कहाँ तक सही है ये तो खैर हमें हमारे लोग बताएंगे जब इंटरनेट उनका अगर चला या ना चला तब। बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ से जो लोन पाकिस्तान को मिलने लगा है थोड़ा थोड़ा करके, जी हाँ थोड़ा थोड़ा करके, उसमें जी बहुत सी जो कंडीशंस रखी गई है उसमें कंडीशन ये भी है कि डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी, रुपीस की प्राइस एक बार फिर डाउन होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये आईएमएफ की शर्तों में से या आईएमएफ की कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि डॉलर रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा और रुपीस जो है उसको डाउन किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि महंगाई जो है वो एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई है। अब चाहे गवर्नमेंट माने या ना माने, या शहबाज शरीफ साहब गले फाड़ फाड़ के यही कहते हैं कि नहीं जी हमने तो महंगाई जो है वो काबू कर ली है और अब तो किसी चीज के रेट जो है वो बढ़ ही नहीं रहे। तो नवाज शरीफ साहब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां के लिए कहा जा रहा है कि उनकी भतीजी और उनके बड़े भाई जो है नवाज शरीफ साहब, वो यानी पूरी की पूरी एयरलाइन खरीदने जा रहे हैं। और यहाँ आम पब्लिक का हाल ये है कि वो आटा दाल चावल और बिजली के बिलों से परेशान है और वो अपने यूटिलिटी बिल्स भी नहीं दे पा रही। और ये लोग बातें ये करते हैं कि जी अब तो महंगाई है ही नहीं, हमने तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। और याद रखिए ये वही लोग हैं जो एयरलाइन खरीदने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना फर्क पड़ता है या इनको कितना मालूम है किसी भी आम लोगों का या आम क्लास का या समझ लीजिए मिडिल या लोअर क्लास के प्रॉब्लम्स का। जाहिर है इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनको सिर्फ अगर फर्क पड़ता है तो अपनी मिनिस्ट्री से, अपने ठाट बाट से और फ्लैग लगी गाड़ी से। इसके अलावा इन्हें किसी किस्म की बात का ना तो कोई इल्म है और ना ही इन्हें उसके बारे में कुछ अता पता होता है। अगर आप मरियम नवाज से या किसी से भी पूछ लें कि जी प्याज का क्या भाव है, कल क्या था, आज क्या है, या आलू कितने का है, या रोटी कितने में मिल रही है, कल कितनी थी आज कितनी है, या कुछ भी इस किस्म की चीज जो एक आम आदमी को परेशान कर देती है, उसके बारे में अगर आप किसी से, मरियम नवाज की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी मिनिस्टर से पूछ लीजिए जो अपनी बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं या कोई और मिनिस्ट्री उनके पास है, तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि उनको हरगिज हरगिज इसमें से कुछ भी पता नहीं होगा। खैर हम बढ़ते हैं आगे, हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एक बार फिर जो है कुकिंग ऑयल और उसके साथ घी की प्राइस जो है वो पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। जी हाँ, जो कुकिंग ऑयल है या घी है उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसके साथ साथ बाकी तमाम चीजों की प्राइस भी जो है वो बढ़ती जाएगी। पेट्रोल प्राइस भी बढ़ गई है, डीजल प्राइस भी बढ़ गई है और मिट्टी का तेल जो है उसकी प्राइस भी बढ़ा दी गई है। तो आपको पता ही है कि अभी तो 2-2 रुपए ही बढ़ाए हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कहाँ जाकर रुकेंगे। जी हाँ, ये कम से कम भी 20 या 30 रुपीज बढ़ाए जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके कहेंगे ताकि पब्लिक एकदम से चिल्ला ना उठे। इसीलिए 2-2 रुपए करके ये लोग कुछ कुछ दिनों में बढ़ाते रहेंगे और आखिर में होगा यही कि 20 से 30 रुपए यानी 20 to 30 रुपीज जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। और उसके बाद कहा यह जाएगा कि जी हमें तो बहुत फिक्र पड़ी है अपनी कौम की, हमें तो बहुत फिक्र पड़ी है अपनी पब्लिक की। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे जी नवाज शरीफ साहब का कहना ये है, बड़े बहुत अरसे से सब्र करके बैठा हूँ, मुझे ज्यादा ना छेड़े, मैं खामोश हूँ लेकिन तहमिया तूफान करके बैठा हूँ, तहिया तूफान करके बैठा हूँ, पता नहीं क्या उर्दू लिखी है। नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि मुझे उनको ना छेड़ा जाए, पता नहीं उनको छेड़ कौन रहा है, तो बहुत बुरी बात है भाई किसी को भी छेड़ना, और वो भी नवाज शरीफ साहब को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, पता नहीं उन्हें छेड़ कौन रहा है। इमरान खान तो नहीं छेड़ सकते इसलिए कि इमरान खान तो इस वक्त जेल में, वरना बाहर होते तो जरूर छेड़ रहे होते। लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि उनको छेड़ा ना जाए और वो बहुत से तूफान जो है वो अपने पास रख के बैठे हुए हैं और अगर किसी ने छेड़ा तो वो तूफानों को छोड़ देंगे। अब इस बात का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, अगर किसी की समझ में आए तो मुझे आप लिख के भेज सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो न जाने कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, कम से कम हमारी समझ में तो नहीं आती कहना क्या चाहते हैं। यानी एक तरफ तो एयरलाइन खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ तूफान समाज के बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही केड़ा तूफान। लेकिन खैर ऑलरेडी ये तूफान जो है वो आम पब्लिक के सरों पे गिर रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो आपको आसिफ अली जरदारी साहब भी दिखाई दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी,
जी हाँ, 1.8 बिलियन रुपीस यानी कि 1.8 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और मेंटेनेंस के लिए यानी प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के जो जेट है यानी कि जो गवर्नमेंट के जो प्लेन्स हैं जिसमें कि हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उड़ते फिरते हैं कभी कहीं और कभी कहीं। तो जी हाँ, उसके लिए 1.8 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं कि तो उनका जरा ना मतलब उनका ऑयल चेंज कर दें, टायर बदल दें, कोई स्क्रू अगर ढीला हो गया तो टाइट कर दें या कुछ भी। तो उन कामों के लिए आप सोचें 1.8 बिलियन रुपीस जो है वो दो जेट जो है जो एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर का है उसकी मरम्मत के लिए है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई चीज है तो उसको अपडेट किया जाएगा और ये सारी चीजें, ये सारे खर्चे खुर्चे तो अपनी जगह हो रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक के लिए क्या हो रहा है? आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा। आम पब्लिक को चूरन बेचा जा रहा है। आम पब्लिक को कश्मीर कश्मीर करके, जी कश्मीर तो हम लेके रहेंगे, ठीक है, उस तरफ लगाया जा रहा है। यानी कि वैसे पब्लिक अब इंटरेस्ट नहीं ले रही, ये और बात है। कश्मीर कश्मीर करते हैं तो पब्लिक एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती, कहती है अच्छा वो तो ठीक है लेकिन ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब कम होगा। तो बात सारी ये कि पब्लिक को अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है या फिर ये कि उधर टीटीपी क्या कर रही है। सबको सब समझ में आ गया है। यह सारी प्रॉब्लम ही यहाँ पर है कि लोगों को सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे दी है और सबको सब समझ में आने लगा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है बौखलाई बौखलाई घूम रही है, बावली हुई भी, और गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब आप वो चाइनीज एम्बेसडर को ही देख लीजिए। आपको मैंने कल भी बताया था कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो बिल्कुल भी जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर्स के ऊपर या चाइनीज एम्प्लॉयज के ऊपर या चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर। तो हमने उन्हें यही कहा तो मत करो एक्सेप्ट। हमें हमें कौन सा हम जो है आपको एक्सेप्ट करवा के आपसे कोई हमें कोई कुछ मिलने वाला है। बस ठीक है, आपके लोग आएंगे और उनके ऊपर अटैक होगा। हमारे खुद के इतने लोग जो है उनके ऊपर अटैक होते हैं, डेली अटैक होता है हमारे अपने लोगों के ऊपर। हम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे तो हम इन चाइनीज को कैसे बचाएंगे? मतलब सोचने वाली बात है ना कि हम अपने घर में अपने ही लोगों को कुछ नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे, और ये अपनी अपना जैसे कहते हैं चूरन लेकर आ जाते हैं कि जी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चाइनीज जो है इनको अकल कब आएगी। लेकिन खैर शायद कभी आ जाए, हो सकता है 100 साल में, हो सकता है 200 साल में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतजार कीजिए कि पीआईए को कौन खरीदता है। कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, कोई ना खरीदे तो मोदी जी पीआईए ले लीजिए। कोई बात नहीं, उसका नाम कुछ भी रख दिएगा, गुजरात एयर गुजरात रख दिएगा ना। वो एयर पंजाब रखने का सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो खरीदेंगे, ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो अगर मोदी जी खरीद ले तो गुजरात तो हमारे यहाँ भी है, आपको पता है ना। तो बस एयर गुजरात रख दिएगा और उसके बाद ये कि खरीद लीजिए, अच्छा है, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा और साथ दोस्ती भी हो जाएगी। उस प्लेन में हम लोग आया जाया करेंगे, इधर उधर हमारे लोग इधर आएंगे, आपके लोग उधर जाएंगे, नहीं नहीं सॉरी, हमारे लोग उधर जाएंगे, आपके लोग इधर आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन बहरहाल अब ये जब तक ये एडवाइस मेरी मोदी जी तक पहुंचती है तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोगों से बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें। थैंक यू।